दो नाजुक युद्ध विराम अधर में लटके हैं और टूटने के आसार हैं। लेबनान में 10 दिन का संघर्ष विराम मुश्किल से कायम है। सैनिक अब भी तैनात हैं। हिजबुल्लाह ने शर्तें रखी और नागरिकों को दूर रहने को कहा। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि बातचीत अच्छी चल रही है। तो पहले क्या होगा, कोई बड़ी सफलता या फिर नए हमले? यरूशलेम इनिट अब शुरू होता है। जेएनएस टीवी के यरूशलेम इनिशिएटर में आपका स्वागत है। मैं जॉश हैस्टन हूं और यरूशलेम में एलेक्स ट्रेमन मेरे साथ हैं। इजराइल लेबनान ने 10 दिन की संघर्ष विराम संधि की है। ये अमेरिका में विदेश मंत्री मार्क रूबियो के साथ हुई वार्ता के बाद हुआ। वहां यिचिल लाइटर, इजराइल के अमेरिका में राजदूत, और नादा खंबादे मुआविद, लेबनान की अमेरिका में राजदूत मौजूद थे। अभी 5वां दिन चल रहा है। 10 दिन की संघर्ष विराम कैसी चल रही है? हमें दोनों चीजें अलग करनी होंगी। पहली है 10 दिन का संघर्ष विराम। दूसरी बात है कि इस समय इजराइल और लेबनान के बीच जो राजनीतिक बातचीत चल रही है, हाँ, ये दोनों जुड़ी हैं, पर अलग अलग देखना जरूरी है। पहली बात 10 दिन का संघर्ष विराम है। 10 दिन का संघर्ष विराम काफी हद तक उस संघर्ष विराम से जुड़ा हुआ है जो इस समय लागू है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन का संघर्ष विराम। ईरान चाहता है कि संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल हो। ईरान को उम्मीद है कि अगर दुश्मनी खत्म होती है तो वे किसी तरह इजराइल के खिलाफ अपनी अग्रिम मोर्चा बनाए रखने में सक्षम होंगे, जो कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह है, जिसने मूल रूप से लेबनान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो एक और आपके पास राष्ट्रपति द्वारा गारंटीकृत 10 दिन की प्रक्रिया है, और हमने यहां तक रिपोर्ट्स देखी कि ट्रुथ से सोशल पर ट्वीट्स पोस्ट आई जिनमें राष्ट्रपति ने मांग की है कि इजराइल बमबारी बंद कर दे। हाँ, ये मांगे 10 दिन की युद्ध विराम घोषणा के बाद आई थी और इजराइल पहले ही इन्हें मान चुका था। लेकिन इसका मकसद अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जगह देना है, ताकि लेबनान का मुद्दा बहाना न बने। सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की कोशिशों में कोई बहाना नहीं चाहता। इसी वजह से लेबनान में ये रुक रुक कर घटनाएं हो रही हैं। युद्ध विराम राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं और सैन्य दृष्टि से भी अहम होते हैं। मुझे लगता है लोग नहीं समझते कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान व लेबनान के खिलाफ सैन्य अभियानों में कितने हथियार इस्तेमाल किए हैं। युद्ध विराम में हथियार जमा करने का मौका मिलता है, वो भी बिना हमले के दबाव में। मुझे लगता है कि उत्तर के शहर और इजराइल के बाकी हिस्से लगातार 6 हफ्तों तक बमबारी के बाद अब शांति के इस दौर में राहत महसूस कर रहे हैं। अब भी ये संभावना बहुत प्रबल है कि ईरान में ये युद्ध जारी रह सकता है। इस बात की बहुत संभावना है कि लेबनान में युद्ध विराम टूट सकता है। हालांकि मैं कहूंगा कि वॉशिंगटन में जो ये राजनीतिक बातचीत हो रही है, वो आपको एक संकेत जरूर देती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान के साथ संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, न कि किसी बड़े जमीनी अभियान के पक्ष में। मैं कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति ट्रंप की उन टिप्पणियों पर वापस आना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इजराइल से युद्ध विराम बनाए रखने और लेबनान पर हमला न करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जोर दे रहे हैं कि इजरायली सैनिक लेबनान में बने रहेंगे, जहां उनके पास करीब 10 किलोमीटर का बफर जोन है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना चाहिए। आइए क्लिप देखें। हमारे पास लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता करने का मौका है। राष्ट्रपति ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये मौका इसलिए है क्योंकि पुनरुत्थान युद्ध के बाद से हमने लेबनान में ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने इस अपील का स्वागत किया और मैंने 10 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के अनुरोध पर सहमति दी, ताकि वॉशिंगटन में राजदूतों की बैठक में जिस समझौते पर चर्चा शुरू हुई थी उसे आगे बढ़ाया जा सके। हम लेबनान में मजबूत सुरक्षा पट्टी में रहेंगे। ये वे 5 बिंदु नहीं हैं जो पहले शहरों की घेराबंदी के थे। ये सुरक्षा पट्टी समुद्र से शुरू होती है और रदूब और हरमोन की तराई से होते हुए सीरिया की सीमा तक जाती है। 10 किलोमीटर चौड़ी सुरक्षा पट्टी जो पहले हमारे पास थी, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, कहीं ज़्यादा लगातार और कहीं ज़्यादा ठोस है। एलेक्स, फिर से प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब चुप्पी के बदले
चुप्पी का सिद्धांत नहीं है। अब ऐसा नहीं है। इजरायली सैनिक अभी भी लेबनान में मौजूद हैं। सही है। अगर आप सोचें कि इजरायल के लेबनान में अपने अभियानों के क्या लक्ष्य थे, तो आपने सेना से, उत्तर के नेताओं से और दूसरे राजनीतिक नेताओं से इस बारे में काफी बातें सुनी होंगी। कहा जा रहा था कि इजरायल को अपनी सीमा और लितानी नदी के बीच की जमीन लेनी चाहिए, और अब इजरायल ने वो सारी जमीन ले ली है। यहां तक कि इससे भी ज्यादा उन्होंने इजरायली सीमा और लितानी नदी के बीच ज्यादातर घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे एक बहुत बड़ा बफर जोन बन गया है। कुछ मामलों में ये 10 किलोमीटर तक है और कुछ मामलों में इससे भी कहीं ज्यादा, जिससे इजरायल और लेबनान के बीच लगभग एक नई सीमा बन गई है। इजरायल उस जोन को विस्तारित बफर के रूप में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे उन्होंने समतल कर दिया था। पिछली बार नवंबर 2024 में इजरायल ने लेबनान से युद्ध विराम कर दक्षिणी लेबनान के 5 रणनीतिक बिंदु रखने पर सहमति दी थी, ताकि हिजबुल्लाह के फिर से हथियार बंद होने से रोका जा सके। अब हमने क्या देखा? उनके पास 5 रणनीतिक बिंदु थे, फिर भी हथियार और हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स के उपकरण दक्षिणी लेबनान में फिर से आ रहे थे। यहां नेतन्याहू ने जो किया है वो ये कहा है कि नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति ये है कि आईडीएफ, जिसे उन्होंने पीली रेखा कहा, उसके पीछे के पूरे इलाके को नियंत्रित करता है। और ये वही शब्दावली है जो गाजा में भी है, जहां हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्र और इजरायल के नियंत्रण वाले क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा, यानी गाजा का 47% हिस्सा हमास के पास है और 53% इजरायल के पास, उसे पीली रेखा से चिन्हित किया गया है। तो अब आपके पास दक्षिणी लेबनान में भी एक और पीली रेखा है, और ये इस बात का मजबूत संकेत है कि इजरायल निकट भविष्य में उस क्षेत्र को छोड़ने वाला नहीं है। इजरायल फिलहाल वो क्षेत्र छोड़ने नहीं जा रहा, तो अब जमीन उसी के पास है। देखिए हिजबुल्लाह ने क्या किया है। वे उत्तर की ओर चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि इजरायल का लक्ष्य लितानी नदी तक का इलाका अपने कब्जे में लेना था, और कई मामलों में वे बिनशेबा जैसे शहरों में, बिनशेबा जैसे कस्बों में और बेरूत जैसे शहर में बसे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इजरायल बस पूरे बेरूत में जाकर हिजबुल्लाह को ढूंढने की कोशिश करेगा। इस बहुत घनी आबादी वाले शहरी माहौल में, जो एक संप्रभु देश माना जाता है। एलेक्स, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की उन टिप्पणियों पर वापस आना चाहता हूं। हमें ये टिप्पणियां यहां इजराइल में शुक्रवार को शब्बात से ठीक पहले मिली थीं, जिसमें कहा गया था कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी करने से मना किया गया था। सोशल मीडिया पर ऐसी भी रिपोर्टें थीं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने अपनी बात थोड़ी वापस ली, ये कहते हुए कि नहीं, अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो इजराइल कर सकता है। दरअसल मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आप इस सार्वजनिक बयानबाजी को कैसे देखते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल पर कहा, इजराइल, तुम्हें हिजबुल्लाह पर हमला करने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले फिर से ये टिप्पणियां उस समय की गई हैं जब लेबनान और इजराइल के बीच घोषित युद्ध विराम पर सहमति हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप बमबारी के दौरान कह रहे हैं कि इजराइल को अचानक सब रोकना होगा या अब और बमबारी की अनुमति नहीं है। इजराइल युद्ध विराम मान चुका था, फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप धौंस भरी बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ईरानियों को ये दिखा रहे हैं कि वो इजराइल को रोक सकते हैं, है ना? और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ये कोई बुरी स्थिति नहीं है। ये ऐसी स्थिति है जैसे मुझे रोक लो, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए ट्रंप कह रहे हैं नहीं, मैं उन्हें रोक रहा हूं, लेकिन वो उन्हें सिर्फ 10 दिनों के लिए रोक रहे हैं, है ना? 10 दिनों के लिए युद्ध विराम है। मुझे लगता है कि लेबनान के साथ युद्ध विराम बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप और इजराइल की प्रतिबद्धता की बात करें तो ये सिर्फ 10 दिनों की अवधि है। अब इजराइल ने यह भी कहा है कि अगर वे आतंकवादी गतिविधियां देखते हैं या कोई आसन्न खतरा होता है तो वे हमला करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने देखा कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध करते हुए कहा कि युद्ध विराम की यही शर्तें हैं। अगर हिजबुल्लाह ऐसे कदम उठाता है जिससे इजराइल को लगता है कि उसकी सुरक्षा या रक्षा का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे मामलों में वो हमला करेगा। लेकिन इजराइल जो नहीं करेगा वो है एक बड़ा आक्रामक हवाई अभियान शुरू करना, जैसा कि हमने युद्ध विराम से ठीक पहले देखा था। जब इजराइल ने 10 मिनट में 170 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, ये इतने कम समय में चलाया गया सबसे बड़ा हवाई अभियान था जो मुझे लगता है इजराइल ने कभी चलाया है। ट्रंप मूलतः कह रहे हैं कि अब इजराइल ऐसा नहीं कर सकता।
अगर हिजबुल्लाह सीमा की ओर बढ़ना शुरू करता है तो आप 100% निश्चित हो सकते हैं कि इजराइल अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए हमला करेगा। तो हमारे पास यह युद्ध विराम है एलेक्स। इसके साथ ही उत्तरी सीमा की एक नगर पालिका के प्रमुख का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे अगले नरसंहार का इंतजार करती मौत की सजा कहा। ऐसा बयान भी था। दरअसल 2 इजरायली सैनिक मारे गए, एक की घोषणा अभी कुछ मिनट पहले और दूसरे की सप्ताहांत में हुई। वारंट ऑफिसर बराक कैल्फोन 40 साल के एक पैरा ट्रूपर ब्रिगेड के सैनिक। तो युद्ध विराम है, फिर भी 2 सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में 2 सैनिक मारे गए, शायद उस बारूदी सुरंग पर चढ़ गए जो युद्ध विराम के लिए बिछाई गई थी। तो ये कुछ ऐसा है जिसे हमें जांचना होगा, और मुझे लगता है कि यह भी यहाँ विचार का हिस्सा है। जैसा आपने कहा, उत्तर में कुछ नेता हैं जिनके शहरों पर पूरी बमबारी हुई है और वे नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह और रहे। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो किया है वो ये है कि उन्होंने ये तर्क दिया है कि इस युद्ध से पहले हिजबुल्लाह के पास लगभग 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें थीं जो पूरे इजराइल राज्य पर हमला कर सकती थीं, और इजरायली अनुमानों के अनुसार इन्हें लगभग 90% तक कम कर दिया गया है। इन्हें इजरायली सीमा से हटाया गया जहां वे सच में खतरे में थे। संभावित रूप से रदवान आतंकवादी सीमा पार कर इन उत्तरी समुदायों में 7 अक्टूबर जैसे हमले कर सकते हैं। अब वे लेबनान इजराइल सीमा के पास कहीं भी मौजूद नहीं हैं, और ये स्थानीय गांव जो दक्षिणी लेबनान में थे, आईडीएफ इन घरों में जा रही थी और वे देख रहे थे कि मूल रूप से हर घर को एक गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, असॉल्ट राइफलें, आरपीजी और एंटी टैंक मिसाइलों के लिए। इसलिए इजराइल ने वे घर ढहा दिए। तो अब आपके पास ये खतरा नहीं है कि एंटी टैंक मिसाइलें, आरपीजी सीधे हमले इन कस्बों में सीमा के पास से किए जा सकते हैं। इस समय इजराइल बेरूत में जाकर घर घर तलाशी शुरू नहीं करने वाला है। ये स्थिति गाजा पट्टी से अलग है। गाजा में पूरी पट्टी हमास नामक एक आतंकवादी संगठन के नियंत्रण में है। लेबनान के अंदर लेबनान एक संप्रभु देश माना जाता है। अब उस संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है और हिजबुल्लाह ने उसे अपने अधीन कर लिया है। हिजबुल्लाह शासकीय संरचना में शामिल है, पर पूरी संरचना नहीं है। लेबनान के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह से जुड़े नहीं हैं। असल में लेबनान एक ऐसा देश है जिसमें लगभग एक तिहाई बंटवारा है, ईसाई, सुन्नी और शिया। अब शिया हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, सुन्नी हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करते, और ईसाई शायद लेबनान के अंदर सुन्नी या शिया का समर्थन नहीं करते। तो ये ऐसा देश है जो हिजबुल्लाह को बाहर निकालना चाहता है। देश बेहद चाहता है कि हिजबुल्लाह राजनीति से बाहर हो जाए। वे नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह लेबनान में सैन्य शक्ति बने, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनके देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, क्योंकि इजराइल हमला होने पर लेबनान को कुचल देगा। अब आपके पास युद्ध विराम वार्ता है जिसमें इजराइल लेबनान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है, जबकि लेबनान एक इकाई के रूप में इजराइल पर हमला नहीं कर रहा। इजराइल पर हमला हिजबुल्लाह ने किया, जो किसी पक्ष का हिस्सा नहीं है, युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। असली सवाल यही है। पिछले 20 वर्षों से लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त करने में असफल रही या ऐसा नहीं चाहती। क्या आपको लगता है जब इजराइल सीधे लेबनान से बात कर रहा है, युद्ध विराम का यह मतलब नहीं है कि वो स्थायी होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि लेबनानी सरकार का रुख बदला है? वे 20 साल बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं द्वितीय लेबनान युद्ध की बात कर रहा हूं। उन्हें पहले ही हिजबुल्लाह से निपटना था, लेकिन नहीं किया। ये साफ है कि लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह को नहीं हटा सकती। वे खुद ही अकेली सैन्य शक्ति बनना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें हिजबुल्लाह से निपटना पड़े, जो सेना से भी ताकतवर है, पर उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। अब हमने राष्ट्रपति आयून के बयान सुने हैं जो ये कह रहे हैं कि इजराइल वहां अपने हमलों से लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन असल में इजराइल जो कर रहा है वो लेबनान के लिए बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर रहा है और ऐसी स्थिति बना रहा है जिसमें लेबनानी सरकार इजराइल के साथ बातचीत कर सके। आखिरकार इजराइल लेबनान पर बड़ा उपकार कर रहा है और वहां के ईसाइयों को फिर से मौका दे रहा है। मध्य पूर्व के कई हिस्सों की तरह उस पर भी ईसाइयों का नियंत्रण था,
अब उन्हें देश को सही रास्ते पर लाने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ शांति के लिए ऐतिहासिक मौका है। ये इजराइल की सीमा पर किसी देश के साथ तीसरा औपचारिक शांति समझौता होगा। इजराइल का जॉर्डन के साथ 1993 या 94 में एक समझौता हुआ था। उनके पास वो समझौता भी है जो मिस्र के साथ मेरी समझ में 69 में हुआ था। हाँ, और अब हम लेबनान के साथ समझौते की संभावना देख रहे हैं और फिर सीरिया के साथ भी समझौते की संभावना है। तो आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें इजराइल अपने सभी 4 पड़ोसियों से समझौते कर लेता है। असल में इजराइल का फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ भी एक समझौता है जिसे अजो समझौता कहा जाता है। तो जो लोग ये सुझाव देते हैं कि इजराइल एक युद्ध प्रिय देश है, असल में इजराइल शांति की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा उन आतंकवादी संगठनों को कमजोर करके कर रहा है जो उस शांति के लिए खतरा है। हाल ही में एलेक्स, मैंने ऑनलाइन देखा कि लेबनान व अन्य जगहों के ईसाई इजराइल को हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे ईरानी सोशल मीडिया पर आए और इजराइल के पक्ष में प्रदर्शन किए, तो मुझे लगता है कि अब हम लेबनान में भी वही देख रहे हैं। और अब ये बातचीत चल रही है इजराइल के संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत येचिएल लाइटर और लेबनान के संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के बीच। और लाइटर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि औपचारिक समझौते तक पहुंचने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिसमें सीमाओं की मान्यता और अन्य मुद्दे शामिल होंगे। उनका मानना है कि मूल रूप से लेबनान और इजराइल के पास चर्चा करने के लिए एक बुनियादी ढांचा है और जाहिर है कि विवरणों को अभी तय करना बाकी है। मुझे लगता है इससे संभावना बढ़ती है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान के साथ स्थायी शांति की कोशिश करेंगे और युद्ध के इस अध्याय को बंद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इजराइल का सैन्य सिद्धांत अब वैसा नहीं है जैसा 7 अक्टूबर से पहले था। इजराइल अब अपनी पूंछ दबाकर नहीं भागेगा, जैसा कि उसने अतीत में किया था, जब उसने 80 के दशक में लेबनान से और 2006 में लेबनान से वापसी की थी। मुझे लगता है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में शायद लंबे समय तक मजबूत सुरक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा, लेकिन फिर भी आपके पास एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने का मौका हो सकता है, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के लिए जीत होगी। और मुझे लगता है कि ये लेबनान के लिए भी लंबे समय तक फायदेमंद होगा। एलेक्स, मेरा मानना है कि लेबनान के साथ युद्ध विराम गुरुवार को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले बुधवार को इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की 2 हफ्ते की अवधि भी समाप्त हो रही है। पिछले 24-48 घंटों में ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला किया। मैंने एक ऑडियो क्लिप सुनी जिसमें कहा गया कि ईरान ने कथित तौर पर भारत के कई जहाजों पर हमला किया जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान से समुद्री यातायात रोकने जा रहा है, जिससे वहां तनातनी है। मैं उस क्लिप पर आना चाहता हूं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेहरान ने सप्ताहांत में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने वही चालाकी दिखाई जैसा वे 47 सालों से करते आ रहे हैं। वे फिर से जलडमरू मध्य को बंद करना चाहते थे, जैसा वे सालों से करते आ रहे हैं। वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वे 47 साल से हर तरह के जघन्य काम करके बचते रहे हैं, अब नहीं बचेंगे। ठीक है, आपने राष्ट्रपति ट्रंप को सुना, जो हल्के शब्दों में कह रहे हैं कि ईरान चालाकी कर रहा है। हमारे पास बुधवार तक युद्ध विराम है। राष्ट्रपति का रुख बदलता रहा है और हाल ही में मिले जुले संदेश मिले हैं। वे कह रहे हैं कि ईरानियों से बातचीत अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, वे कह रहे हैं कि हम फिर से युद्ध की ओर जा सकते हैं। फिलहाल स्थिति यही है जिसकी शुरुआत ईरान द्वारा सप्ताहांत में जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने से हुई थी। ठीक है, आइए विस्तार से समझते हैं। ट्रंप और मीडिया बार बार भटकाव करते हैं जिससे सभी, खासकर मीडिया, संभल ना पाए। वो मीडिया को उनकी हर बात पर टकटकी लगाए रखते हैं और यही वजह है कि आज वो दुनिया के नंबर 1 प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। आप जानते हैं, एक तरफ वह 2 हफ्ते पहले कहते हैं मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें फिर से अंधकार युग में भेज दूंगा, और फिर दूसरी तरफ आज कहते हैं वे हॉर्मुज को ब्लॉक करके चालाकी दिखा रहे हैं। अब जब ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक किया
तो जो लोग युद्ध का समर्थन नहीं करते वे कहने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को पता ही नहीं था कि वे होर्मुज को ब्लॉक करने वाले हैं। यहाँ ईरानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को चकमा दे दिया है। अब ये पागलपन है, क्योंकि कोई भी विशेषज्ञ जो ये आकलन करेगा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है, वो आपको सबसे पहली बात यही बताएगा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। अब राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, तुम होर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करना चाहते हो, तो मैं होर्मुज जलडमरू मध्य पर नौसैनिक घेराबंदी कर दूंगा। और इसका मतलब ये है कि ये ईरानी जहाज़ों को ईरान के अंदर से तेल लेकर उसे ईरान के सहयोगी देशों जैसे चीन, रूस या जहां भी वे तेल भेजना चाहते हैं वहां निर्यात करने से रोकता है। इसलिए ट्रंप अब सभी निर्यात आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, यानी वे घेराबंदी की भी घेराबंदी कर रहे हैं। और फिर आप लोगों को कहते हुए देखते हैं, ओ, ट्रंप ने अब ईरानियों को मात दे दी है। ये वे हालात हैं जिन पर पहले से ही विचार किया जा चुका है। स्पष्ट है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 3 बातें तुरंत होनी चाहिए। पहली है परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता। दूसरी बात यह है कि ईरान में पहले से संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका पाना चाहता है। इसके लिए जबरदस्ती जरूरी नहीं, ये काम नरमी से भी किया जा सकता है। मान लीजिए इसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ करना होगा। ये रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इस संवर्धित यूरेनियम को हटाने के लिए वहां बहुत सारे उपकरणों को अंदर ले जाना पड़ता है। इसे वहां जमाना, पिघलाना, निकालना और नष्ट करना पड़ता है। इसे करने के कई तरीके हैं। तीसरी बात, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना है। मुझे लगता है कि अगर आप होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में प्रगति नहीं देखते हैं और ईरान की परमाणु कार्यक्रम बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ने की इच्छा नहीं दिखती है, तो यहां फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। अब कुछ और लोग भी हैं जो ऐसा कह रहे हैं, और अगर हम उस भारतीय जहाज की ओर देखें जिस पर हमला हुआ था, रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक उन्होंने कहा, आपने कहा था कि हम जा सकते हैं, फिर भी आप हम पर गोली चला रहे हैं। अगर आपने हमें ये नहीं बताया होता तो हम वहां से नहीं जाते। बस पीछे हट जाइए, हम वापस चले जाएंगे जैसा आप चाहें। लेकिन आपने हमें आगे जाने को कहा था और अब आप हम पर गोली चला रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके पास असल में जलडमरू मध्य पर नियंत्रण नहीं है। और ये उन बातों में से एक थी जो मैंने सोची थी, और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि यही एक वजह है कि आप इस स्तर पर युद्ध विराम पर सहमत होते हैं, ताकि ये देख सकें कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं क्या वे वास्तव में नियंत्रण में हैं। तो यहाँ इस बात के संकेत हैं कि IRGC जो बची है वो काफी हद तक बिखरी हुई है। ये अच्छा संकेत है। अगर आप ईरान में शासन परिवर्तन चाहते हैं तो चाहेंगे कि वहां एकीकृत नियंत्रण तंत्र ना हो। अगर आप देखते हैं कि अलग अलग गुट अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम स्थिरता, कम नियंत्रण, और इससे वास्तव में शासन के बचे हुए हिस्से को खत्म करने के लिए ज्यादा मौके मिल सकते हैं। मैं संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर लौटना चाहता हूं। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि शायद अमेरिका ईरान के साथ उन्हीं पहाड़ों के नीचे जाएगा जिन पर उसने हमला किया था, और लगता है कि संवर्धित यूरेनियम इन पहाड़ों के नीचे गहराई में है। राष्ट्रपति बोले कि शायद ईरान के साथ मिलकर संवर्धित यूरेनियम ढूंढेंगे और अमेरिका उसे बाहर निकालेगा। आइए क्लिप देखें। किसी ने पूछा, न्यूक्लियर डस्ट कैसे हटाएंगे? हम ईरान के साथ कई सुरक्षा कर्मियों के साथ जाएंगे और मिलकर ये काम करेंगे। हम इसे वापस अमेरिका ले आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि यह एक संभव स्थिति है? क्या आप सोच सकते हैं कि अब तक जो हुआ है उसके बाद अमेरिकी और ईरानी सेना मिलकर अंदर जाएं और यूरेनियम निकालें? अगर अमेरिका और ईरान समझौता करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक मांग होगी, और जाहिर है संयुक्त राज्य अमेरिका शांति से अंदर जाकर यूरेनियम को हटाना चाहेगा, बजाय इसके कि वो जबरदस्ती अंदर जाकर उसे हटाए। तो आप जानते हैं, ये बस ये दर्शाता है कि इस पूरी स्थिति को शांत करने से पहले अभी भी बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं, बिना किसी मजाक के। इसमें जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है, इसमें यूरेनियम लेना भी शामिल है, और इजराइल के लिए वे जो देखना चाहेंगे जाहिर है वो है शासन का पूरी तरह से विघटन। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि ये उनका लक्ष्य था। बिल्कुल, उन्होंने इजराइल को सर्वोच्च नेता
अली खामनेई और ईरानी सत्तातंत्र के कई अन्य सदस्यों, जिनमें अली लारिजानी, IRGC के प्रमुख और अन्य शामिल हैं, पर हमला करने की मंजूरी दी थी। ऐसा लगता है कि वे शासन परिवर्तन के इजरायली लक्ष्य को मंजूरी देते हैं, पर इसे अपना लक्ष्य नहीं मानते। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह समझदारी थी, क्योंकि अगर शासन परिवर्तन नहीं हो पाता तो वे कह सकते थे कि ये हमारा नहीं बल्कि इजराइल का लक्ष्य था। आपने मोसाद प्रमुख डेविड बार्नी को यह कहते सुना कि इजराइल के पास शासन अस्थिर करने की योजनाएं हैं। सवाल है, आप ऐसा कैसे करेंगे? और जो हमने फिर से देखा है वो ये है कि आप जमीन पर मशीन गनों को F-35 से हरा नहीं सकते। हमने कुछ मौकों पर देखा कि इजरायली ड्रोन घिरे हुए चेक पॉइंट्स पर हमला कर रहे थे। ये हथियार काफी छोटे हैं। शायद इजराइल ने योजना बनाई है कि भविष्य में अगर ईरानी लोग फिर विरोध करें तो वो ड्रोन भेजकर इन घिरे चेक पॉइंट्स पर हमला कर सकता है। इसके अलावा हमें याद है कि राष्ट्रपति ने एक तरह का रहस्यमय बयान दिया था कि वे ईरान में हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें असफल रहे, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वे इराकी कुर्द थे, उन्होंने वे हथियार अंदर नहीं पहुंचाए। तो आप ईरान के अंदर अविश्वास और असंतोष फैलाने की कोशिश कर सकते हैं विपक्ष के सदस्यों को हथियार देकर। यही एकमात्र तरीका होगा जिससे इस शासन को गिराया जा सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस संघर्ष के सैन्य हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब जाहिर है हम अभी जिस बारे में बात कर रहे थे कि ईरान इन जहाजों के साथ क्या कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं, वो ये है कि ईरान चालाकी कर रहा है। ये यहाँ एक और दौर की शुरुआत कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक और दौर की अच्छी खासी संभावना है, और मुझे नहीं पता कि वो दौर कैसा हो सकता है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फारस की खाड़ी के भीतर खर्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेना हो या कुछ और हमले, बस ये साबित करने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका गंभीर है। ध्यान रखें, अमेरिका की मध्य पूर्व में बेहद मजबूत सैन्य उपस्थिति है। USS जेरल्ड फोर्ड, जिसे जहाज की लॉन्ड्री में आग लगने के बाद सेवा से हटा लिया गया था और मरम्मत करानी पड़ी थी, अब फिर से इस क्षेत्र में लौट रहा है। तो आपके पास इस क्षेत्र में 3 USS एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स होंगे, शायद 10,000 या उससे भी ज्यादा मरीन, जैसा कि हमने देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका हमला करने को तैयार है। एक और दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन लगता है अब हम तनाव कम करने की ओर बढ़ रहे हैं। संभव है तनाव कम करने से पहले आपको फिर से तनाव बढ़ाना पड़े। तो एलेक्स, जैसा आपने कहा, ये ट्रंप की भटकाने वाली रणनीति है। मैं चाहता हूं लोग इसे देखें। यह राष्ट्रपति ट्रंप की क्लिप है जिसमें वे कहते हैं कि बम फिर से गिर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर बुधवार तक समझौता नहीं होता है, जब युद्ध विराम खत्म हो जाता है, तो क्या आप युद्ध विराम को बढ़ाएंगे या फिर से हमला शुरू करेंगे? शायद मैं इसे आगे ना बढ़ाऊं, पर नाकाबंदी जारी रहेगी। शायद मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो नाकाबंदी रहेगी। दुर्भाग्यवश हमें फिर बम गिराने पड़ेंगे। तो आपके पास ट्रंप का वो क्लिप है। चलिए अब ट्रंप की उसी हफ्ते की शुरुआत की टिप्पणियों पर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान एक समझौता चाहता है। मैं आपको बता सकता हूं कि हमें दूसरी तरफ से कॉल आया है। वे बहुत ही बेताबी से एक समझौता करना चाहते हैं। आपने कहा था कि ये परमाणु मुद्दे पर था। ये परमाणु मुद्दे पे था। बहुत मिलती जुलती बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है आप सुन रहे हैं। ये इस बात को लेकर है कि उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। ईरान, आप इसे नोट कर लें, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। मुझे लगता है कि वे इस पर सहमत हो जाएंगे। मैं लगभग निश्चित हूँ। असल में मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। अगर वे सहमत नहीं होते तो कोई समझौता नहीं होगा, कभी कोई समझौता नहीं होगा। तो एलेक्स, आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि बम फिर से गिरने शुरू हो सकते हैं, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम बढ़ाने की बात कर रहे थे। शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ठीक है, बस याद रखिए, हमारे पास हाल ही में 2 मामले हैं जब राष्ट्रपति ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की थी। पहला मामला जून में इजराइल के हमले के साथ खत्म हुआ था। ये 12 दिन की जंग थी, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसके बाद अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ और फोर्ड परमाणु रिएक्टर तथा नतांज पर बमबारी के साथ इसका समापन हुआ। करीब 7 हफ्ते पहले ये बातचीत हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरानियों के पास समझौते पर पहुंचने के लिए 10 दिन हैं और वे समझौते पर नहीं पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया।
अब राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरानियों के पास 14 दिन है। हमने देखा जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान बातचीत के लिए गए और निराश लौटे। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक उनके पास कोई ठोस वजह ना हो, जब तक उन्हें ऐसा महसूस ना हो। आपको सिर्फ कुछ दिन और चाहिए किसी समझौते तक पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति को यह दिखाना पड़ेगा कि वो लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब मुझे लगता है कि कई अलग अलग कारणों से, जैसा कि हमने बताया, राष्ट्रपति इस संघर्ष के सैन्य हिस्से से बाहर निकलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि शुरू से ही वो शायद 4 से 6 हफ्ते की अवधि देख रहे थे। ईरान में हवाई अभियान का समय सीमित नहीं है। कुछ लक्ष्य हैं जो जल्दी पूरे होने पर अभियान भी जल्दी खत्म हो सकता है। अगर लक्ष्य पूरे करने में वक्त लगे तो अभियान लंबा हो सकता है। यहाँ अगर ईरान राष्ट्रपति को गंभीरता से नहीं लेना चाहता तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का तरीका है कि हमले के बीच ही बातचीत हो सकती है। तो शायद समझौते तक पहुंचने के लिए रुकने की यह अवधारणा वास्तव में सही तरीका नहीं है। लोगों से अपनी बात मनवाने और उन्हें वही करने पर मजबूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे हमले की जद में हों। तो जब वो कहते हैं कि ईरान को समझौता बहुत चाहिए, हाँ, जब उन पर लगातार हमले हो रहे थे तब उन्हें सच में समझौता चाहिए था। जब आप रुकते हैं तो ईरानियों को लगता है आप फिर से लड़ाई नहीं चाहेंगे, जिससे उन्हें ताकत मिलती है। एलेक्स, चलिए थोड़ा अमेरिका इजराइल संबंधों के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, आपने और मैंने इस पूरे समय, पूरी जंग के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि इन दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सप्ताहांत में इजराइल की जमकर तारीफ की, कहा कि इजराइल बहादुर, साहसी और वफादार है। अमेरिका में सेंटकॉम ने भी कहा कि इस लड़ाई में इजराइल से बेहतर कोई साथी नहीं रहा है। चलिए उस क्लिप को देखते हैं। और इजराइल से बेहतर कोई साथी नहीं। दुनिया की 4 सबसे बेहतरीन वायुसेनाएं, इजरायली वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना व मरीन कॉर्प्स की वायुसेनाएं एक साथ मिलकर बार बार हमारे सैन्य लक्ष्यों को पूरा किया और उससे भी आगे बढ़ गईं। पिछले 2 हफ्तों में मैंने 2 बार इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े रहें, और हम जुड़े हुए हैं। एलेक्स, अमेरिकी सरकार और सेना के सर्वोच्च स्तरों से इजराइल के लिए जबरदस्त सराहना आ रही है। ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम का नेतृत्व करते हैं, जनरल सेंटकॉम का नेतृत्व करते हैं, वे इजराइल राज्य के जबरदस्त सहयोगी हैं। वो अद्भुत रहे हैं। उनके पूर्ववर्ती करिल्ला भी अद्भुत थे। और ये सेंटकॉम है जो वास्तव में सबसे अधिक सराहना करता है कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या मूल्य लाता है, क्योंकि वही लोग हैं जो उस खुफिया जानकारी को प्रोसेस कर रहे हैं जो इजराइल दे रहा है। आप अभी यूरोप में जो कुछ हो रहा है उसे देखें। राष्ट्रपति बार बार यह दिखा रहे हैं कि वह यूरोपीय लोगों से कितने नाराज हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्पेन जैसे देशों में मौजूद उन एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल करने तक की अनुमति नहीं मिल रही जिनका खर्च अमेरिका उठाता है। आपने देखा कि यूके ने अमेरिका को अनुमति देने से पहले थोड़ा सोचा। डिएगो गार्सिया और अन्य एयरबेस का उपयोग करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इजराइल अपने शब्दों पर अमल करता है। ब्रैड कूपर भी इसे पहचानते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मानते हैं कि चाहे लोग इजराइल को पसंद करें या नहीं, इजराइल अमेरिका का बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। और मुझे याद है कि ये वही बात है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन डर्मर ने बार बार कही थी। उन्होंने कहा, चाहे लोग माने या न माने, इजराइल शामिल रहेगा अगले दशक में। और वो ये बात कई साल पहले ही कह रहे थे कि इजराइल अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी होगा। मैं सैन्य सहायता पर भी ध्यान देना चाहता हूं। हम अभी इस पर बात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं, लोग उस सैन्य सहायता की शिकायत करते हैं जो अमेरिका ने वर्षों से इजराइल को दी है। देखिए, इजराइल ने उस सहायता से क्या हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों को अरबों डॉलर देता है, जो उन पैसों से अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं करते। यहां इजराइल ने, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से सैन्य सहायता के लिए पैसे लिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुद को एक विकसित विश्व शक्ति के रूप में विकसित किया है। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है चलो युद्ध करते हैं, कुछ करते हैं, तो इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर वहां उड़कर पहुंच जाता है।
और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति इजराइल को उसकी अपनी पायलटों को जोखिम में डालने, अपने उपकरणों को जोखिम में डालने और जो जरूरी है वो करने की उसकी इच्छा के लिए बधाई दे रहे हैं। ये केवल अमेरिका को गंदा काम करने नहीं देता, इजराइल भी पूरी मेहनत करता है। ब्रैड कूपर इजराइल के बड़े सहयोगी हैं और खुद भी इसे मानते हैं। आइए इजराइल को हथियार सहायता पर बात करें। इस हफ्ते अमेरिकी सेनेट ने इजराइल को भारी हथियारों की बिक्री रोकने का प्रस्ताव खारिज किया। कई लोग कह रहे हैं कि यहां सबसे बड़ी खबर यह थी, भले ही प्रस्ताव खारिज हो गया, कि रिकॉर्ड 40 डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने का समर्थन किया। आप बख्तरबंद बुलडोजर, भारी बम वगैरह की बात कर रहे हैं। अब 40 डेमोक्रेटिक सेनेटर इजराइल की कुछ सहायता रोकने की बात कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये इजराइल को सहायता नहीं है। हम इजराइल को सहायता या हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हथियारों की बिक्री की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग बात है ना? इस समय शायद एक वैध बहस हो सकती है, खासकर जब इजराइल ने अपनी ताकत साबित कर दी है। आप कह सकते हैं, ठीक है, इजराइल को सैन्य सहायता की जरूरत नहीं है, उन्हें अमेरिका से इजराइल भेजे जाने वाले 3.8 अरब डॉलर की जरूरत नहीं है। वैसे उन 3.8 अरब डॉलर में से सभी 0.8 अरब डॉलर अमेरिका में ही अमेरिकी उपकरणों पर खर्च किए जाते हैं। उपकरणों पर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये अमेरिकी रक्षा कंपनियों को सीधी सब्सिडी है। लेकिन अगर आप ये भी कहना चाहें कि इजराइल को वो सब्सिडी नहीं चाहिए, तो भी इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से ही खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, इजराइल को अपनी खुद की रकम इस्तेमाल करने दें और संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार खरीदने दें। और अब 40 डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं। और याद रखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी वे ही थे जो कई वर्षों तक इजराइल के समर्थक रहे हैं। लोग, अमेरिकी यहूदी, उनमें से कई उदारवादी थे और डेमोक्रेट्स को इजराइल के मजबूत समर्थक मानते थे। पहले सोचा जाता था कि रिपब्लिकन कभी इजराइल के वफादार समर्थक नहीं होंगे, लेकिन समय के साथ सब बदल गया और अब फिर कुछ बदलाव दिख रहे हैं। लेकिन इन 40 सेनेटरों का कहना है कि हमें इजराइल को सैन्य उपकरण भी नहीं बेचना चाहिए। जब आप पूछते हैं कौन सा सैन्य उपकरण, तो इनमें 12,000 भारी बम शामिल हैं, जिनका वजन 450 किलोग्राम है। लेकिन फिर आप D9 बुलडोजर की बिक्री की भी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल गाजा में घरों को गिराने के लिए किया गया, तो हम बेचेंगे नहीं। हम इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से बुलडोजर खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चिंताजनक है। और जो आप देख रहे हैं, हमने जेक सुलिवन को देखा। मुझे नहीं पता हमारे पास वो क्लिप है या नहीं जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 40 डेमोक्रेट सेनेटरों का फैसला सही लगा। मैंने वास्तव में कई सदस्यों से बात की है जो इन प्रस्तावों पर वोट के बारे में सोच रहे थे। आज की स्थिति मार्च में संघर्ष विराम टूटने के बाद ये दर्शाती है कि इजराइल को हथियार देने से इनकार करने के पक्ष में वोट देना पूरी तरह से जायज रुख है। ये ऐसा रुख है जिसका मैं समर्थन करूंगा। अब नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में घसीट लिया है, यही डेमोक्रेट्स में चर्चा है। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध में घसीटे जाने का समर्थन नहीं करते, तो उस देश को आक्रामक हथियार देने का भी समर्थन ना करें जिसने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। बुलडोजर का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत डरावनी स्थिति है। और ये एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि इजराइल को चाहिए कि वो जितना हो सके अपना भंडार भर ले। ये इजराइल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि 63 सेनेटरों ने बिक्री की अनुमति देने के पक्ष में वोट किया था। उन्होंने प्रस्ताव को वीटो कर हथियार बिक्री रोकने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। 40 सेनेटर बिक्री के खिलाफ हैं। 7 सेनेटरों, जिनमें जॉन फेटरमैन भी शामिल हैं, ने इजराइल को हथियारों की बिक्री जारी रखने के पक्ष में वोट किया। और फिर मुझे लगता है करीब 63 रिपब्लिकन थे। क्या ये सही गणना है? ठीक लगता है। जिन्होंने कहा कि आप इजराइल को ये हथियार बेच सकते हैं। तो इजराइल को इस समय में, जब सेनेट, कांग्रेस और प्रशासन अभी भी इजराइल के साथ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आप 2.5 साल की अवधि की बात कर रहे हैं। जितना हो सके भंडारण कर लो, जितना हो सके भंडारण कर लो। अगले युद्ध के लिए अपने गोदाम भर लो, क्योंकि किसी न किसी समय तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही जितनी जल्दी हो सके हथियारों के लिए, यहाँ तक कि मिसाइल डिफेंस के लिए, यहाँ तक कि बुलडोजर के लिए भी अपनी क्षमताओं को विकसित करो। तुम्हें यह समझना होगा कि इस उपकरण को दूसरे देशों से कैसे मंगवाना है, चाहे वो भारत हो, अफ्रीका हो या जहां से भी तुम इसे ला सको, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका पर
इजराइल को सैन्य सहायता या हथियार बेचने के लिए लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकते। एलेक्स, मैं सिर्फ इन 40 डेमोक्रेटिक सेनेटरों पर ध्यान देना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि ये सेनेटर सचमुच लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, खासकर इजरायली IDF सैनिकों की। वे कह रहे हैं कि हम आपको बुलडोजर भी नहीं देंगे ताकि आप गाजा में इमारतों और आतंक के ठिकानों को जरूरी तौर पर ध्वस्त कर सकें। वे कह रहे हैं कि हमें मंजूर है कि आप अपने सैनिकों को खतरे में डालें, लेकिन ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है वो अमेरिका को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रैड कूपर, पीट हेग्सेथ और अन्य कहते हैं कि इजराइल उसका सबसे अच्छा सहयोगी हो सकता है, तो इसमें इंटेलिजेंस साझा करना भी शामिल है। इसमें कंधे से कंधा मिलाना और अमेरिकी वायुसेना के साथ उड़ान भरना शामिल है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो जाता है और कहता है, अरे हम तो आपको खुले बाजार में बेचना भी नहीं चाहते, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं और अच्छे ग्राहक बनने के लिए तैयार हैं, तो इससे गठबंधन बिखर जाएगा। और मुझे लगता है कि इन डेमोक्रेटिक सेनेटरों को पता है कि इसका मकसद अमेरिकी गठबंधन को इजराइल के साथ तोड़ना है। और आखिरकार, अगर आप अमेरिका फर्स्ट की सोच रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास सहयोगी हों। यूरोप अब संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी साबित नहीं हो रहा है। हम ये देख रहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ, हमें उस पे आना चाहिए। हाँ, लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं है। अगर लोग मानते हैं कि अमेरिका अकेला रहना ही अमेरिका फर्स्ट है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया तन्हा हो सकती है। आप इटली की बात कर रहे हैं और 2003 में इजराइल के साथ किए गए MOU को रद्द करने की बात कर रहे हैं। इस समझौते ने रक्षा उद्योग और खरीद नीति, रक्षा सैन्य उपकरणों के आयात, निर्यात, ट्रांजिट में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान किया। इटली, जिसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, कहता है कि वे इजराइल के साथ इस MOU को नवीनीकृत नहीं करेंगे। ये सब उम्मीद के मुताबिक है, बस यही बात है। इस पर सवाल उठते हैं कि व्यवहार में इसका क्या अर्थ है। बयान साहसिक है और सुर्खियां बटोरता है, जिसके लिए इसे दिया गया है। मेलोनी ने ये नहीं कहा कि वो दोनों देशों के हथियार समझौते को रद्द कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कर रही हैं, वो अनुबंध में एक क्लॉज को निलंबित करना है, जिससे समझौता ज्ञापन का स्वतः नवीनीकरण हो जाता। अब अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये अभी-अभी अपने आप नवीनीकृत हो गया था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि MOU का नवीनीकरण हो गया था और अब से 5 साल बाद वो कह रही हैं कि ये अपने आप नवीनीकृत नहीं होगा, यानी इसके नवीनीकरण से पहले इसे विचार के लिए लाना होगा। तो व्यवहार में यहाँ शायद कुछ भी न हो। हमने देखा कि गाइदन थसार, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, ने जवाब दिया कि वास्तव में दोनों देशों के बीच कोई ठोठियार समझौता नहीं है, बस एक सामान्य समझौता ज्ञापन का ढांचा है। और याइर लापिड के साथ थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। हिब्रू, जो दिखा रहे हैं कि इजराइल ने इटली को खो दिया है, कह रहे हैं कि इटली में यूरोप की दक्षिणपंथी नेतृत्व है और यहां तक कि यूरोप का दक्षिणपंथी नेतृत्व भी इजराइल से दूर हो रहा है। मुझे लगता है कि मेलोनी, जिनका जल्द ही चुनाव है, असल में पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, स्पेन और UK की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कई जगहों की तरह वहां भी जनता ज्यादा इजराइल समर्थक नहीं है, भले ही वे दक्षिणपंथी हों। मैं रोम की सड़कों पर स्वास्तिक के निशान देख चुका हूं। ये बिल्कुल भी कोई यहूदी समर्थक देश नहीं है। तो अब मेलोनी थोड़ा सा पीछे हट रही हैं और एक तरह से दिखा रही हैं, उनके बयान के बावजूद, भले ही उसमें ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन वो वैसी सहयोगी नहीं बनने वाली हैं जैसी इजराइल इटली में चाहता है। आइए यूरोप में ही रहें। अगर हम कर सकें एलेक्स, जैसा कि हम पिछले हफ्ते रिकॉर्ड कर रहे थे, हंगरी में चुनाव हुए थे और विक्टर ऑर्बन, जो वहां के मौजूदा नेता हैं, उन्होंने वो चुनाव हार दिया। अब आप यूरोप में इजराइल के सबसे मजबूत सहयोगी की बात कर रहे हैं। सवाल है, हंगरी में नया नेतृत्व आने पर वो रिश्ता कैसा होगा? हाँ, विक्टर ऑर्बन नेतन्याहू के सबसे मजबूत सहयोगी थे। ऑर्बन यूरोप में ट्रंप के भी सबसे मजबूत सहयोगी थे। पीटर मज़ियार, जो एक रूढ़िवादी हैं, वो विक्टर ऑर्बन की पार्टी से आते हैं।
हालांकि उन्होंने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के प्रति विक्टर ऑर्बन जितने विरोधी नहीं होंगे। मेरा मतलब है वो भ्रष्टाचार और एकाधिकार विरोधी उम्मीदवार थे जिन्होंने कहा कि ऑर्बन की पार्टी ने प्रेस पर एकाधिकार कर लोकतांत्रिक नियंत्रण कमजोर किया है, लेकिन वो खुद रूढ़िवादी हैं। पीटर मजार ने चुनाव के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और उन्हें निमंत्रण भी दिया। नेतन्याहू को हंगरी आने का निमंत्रण भी दिया। और आपको याद होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो नेतन्याहू विक्टर ऑर्बन से मिलने के लिए हंगरी गए थे। उस समय ऑर्बन ने कहा था कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर जा रहा है और नेतन्याहू से यूरोप में सुरक्षित उतरने का वादा किया था। ये यूरोप में नेतन्याहू की उन गिनी चुनी जगहों में थी जहां वे गिरफ्तारी के खतरे के बिना उतर सकते थे। और फिर जब नेतन्याहू हंगरी से वापस संयुक्त राज्य अमेरिका गए तो उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र से उड़ान नहीं भरी, क्योंकि डर था कि शायद वे देश उस विमान को अपने हवाई क्षेत्र में उतरने का आदेश दे सकते थे। देखना होगा कि पीटर मजार इजराइल के बड़े सहयोगी बनेंगे या नहीं। उन्होंने बार बार कहा कि वे हंगरी और इजराइल के संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और साथ ही हंगरी में पूरे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा यहूदी समुदाय रहता है और कुल मिलाकर यूरोप में रहने वाली सबसे सुरक्षित यहूदी समुदाय भी है। हम जानते हैं कि माज़ियार हाल ही में चुनाव प्रक्रिया से गुजरे हैं और हंगरी की यहूदी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ 4 बैठकों में उस समुदाय की सुरक्षा का वादा किया है। तो ऐसा लगता है कि माजार द्वारा शुरू में दिए गए कई बयान ये दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि यहूदी हंगरी में सुरक्षित रहें। वह चाहते हैं कि हंगरी उन इजरायली पर्यटकों के लिए एक गंतव्य बना रहे जो यूरोप जाते समय सुरक्षित रहना चाहते हैं, और वह इजरायल राज्य के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है। लेकिन इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि माज़ियार अपने आप यूरोपीय संघ में लाए गए किसी भी विरोधी इजरायल कानून या नीति को वीटो कर देंगे, जैसा कि इजरायल विक्टर ऑर्बन पर भरोसा कर सकता था। एलेक्स, पिछले कुछ महीनों में जाहिर है हमने ईरान के बारे में बहुत बात की है, हमने हिजबुल्ला लेबनान के बारे में बात की है, लेकिन इस युद्ध का एक और मोर्चा भी है और वो है गाजा। आईडीएफ सैनिक अब भी गाजा पट्टी के करीब 53% हिस्से पर काबिज हैं। इस हफ्ते की रिपोर्टों में संकेत है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने काहिरा में हमास से सीधी वार्ता की, जिसमें अमेरिका का नेतृत्व आर्या लाइटस्टोन कर रहे थे, जो राजदूत डेविड फ्रीडमैन के शीर्ष सलाहकार थे जब राजदूत फ्रीडमैन इजराइल में थे। हम इन वार्ताओं से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमास आतंकवादी संगठन और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर सीधे तौर पर हो रही हैं? हमास का कहना है कि उनका हथियार डालने का इरादा नहीं है, जो युद्ध विराम समझौते के दौरान कई बार चर्चा हुआ है। ध्यान देने योग्य है कि यहाँ हमास से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ आर्या लाइटस्टोन हैं, जिन्हें इजराइल में हम अच्छी तरह जानते हैं। वे राजदूत फ्रीडमैन के चीफ ऑफ स्टाफ थे। मैं कहूँगा वे पूरी तरह सहमत हैं डेविड फ्रीडमैन के इजराइल पर विचारों से। वे मित्र रहे हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनके अच्छे संबंध हैं। शायद इस समय नेतन्याहू लाइटस्टोन पर विटकॉफ या कुशनर से थोड़ा ज्यादा भरोसा करते हैं। ये वे बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिए। लेकिन विटकॉफ ने इस बातचीत के उस हिस्से को संभाला। जो बात स्पष्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल अस्तित्व में नहीं आया है। हमास मांग कर रहा है कि वे अपने हथियार अपने पास रखें। वे निरस्त्रीकरण के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बिना निरस्त्रीकरण के गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये इजराइल की मांग है। गाजा को न केवल निरस्त्रीकृत करना होगा, बल्कि उसे कट्टरपंथ मुक्त भी करना होगा। अभी हमें इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और आपके पास हमास और गाजा के लोग हैं जो 7 अक्टूबर के हमले और इस 20 बिंदु युद्ध विराम के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहने के कारण पैदा हुई तबाही में उलझे हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि इजराइल गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। अभी के लिए हमें कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव होने वाला है।
अगर आपके पास ऐसा हो और यही युद्ध का तरीका हो तो क्या हो सकता है? हमने कई बार देखा है जब नेतन्याहू ने सैनिकों को एक क्षेत्र में भेजा, फिर उन्हें रोककर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया। तो अब आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो रहा है या अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेबनान में अब मोर्चा युद्ध विराम में है और सीधे बातचीत हो रही है, जिससे शायद इजराइल और लेबनान के बीच किसी तरह की लंबी समझौता या दीर्घकालिक व्यवस्था हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि आईडीएफ एक बार फिर गाजा के मोर्चे पर लौट रही है और जमीनी सैनिकों के साथ हमास से निपटने जा रही है। और फिर से, जैसा कि हमने पहले कहा था, आप वास्तव में मशीन गनों को F-35 से नष्ट नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि आईडीएफ को अंदर जाकर एक जमीनी अभियान चलाना पड़ सकता है, जहां उन्हें इन हमास ऑपरेटिव्स के साथ गोलीबारी में शामिल होना पड़ेगा। अब एक तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा मत करो, हमास को घूमने दो, शायद उनके पास 10,000 20,000 मशीन गन हो अगर वे गाजा की आबादी को आतंकित करना चाहें। जब तक वे इजरायली गृह मोर्चे के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है, और वे है भी नहीं, तब तक इसे ऐसे ही रहने दो। ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें गाजा के लोग खुद गाजा से बाहर निकलने की मांग करें, क्योंकि जब तक हमास के पास हथियार हैं तब तक आप पैसे और भारी उपकरण भेजकर पट्टी के पुनर्निर्माण को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसलिए आखिरकार आप शायद यही चाहेंगे कि गाजा के लोग जो हमास के शासन में नहीं रहना चाहते, वे या तो बाहर जाने की गुहार लगाएं या फिर उन हमास के कार्यकर्ताओं से सत्ता छीनने के लिए उठ खड़े हों। इजराइल को अपने सैनिकों की जान महीनों तक खतरे में क्यों डालनी चाहिए, खासकर अगर वो गाजा में फिर सैनिक भेजता है? तो आपको पता है क्या होगा? इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बदनाम करने की मुहिम चलेगी और उसकी वैधता को नकारा जाएगा। तो हो सकता है कि गाजा में यथास्थिति बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प हो। हम दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। एलेक्स, इस हफ्ते का शो हम सकारात्मक खबरों के साथ खत्म करेंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा। जावियर मिले, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, आज बाद में इजराइल में उतरने वाले हैं और आज रविवार है। और इजराइल का मिले के साथ इतना सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक संबंध है। हमारी राजधानी यरूशलेम में अर्जेंटीना दूतावास खोलने की बात हो रही है। संभावना है कि एल आल की उड़ानें सीधे तेल अवीव से ब्यूनस आयर्स जाएंगी। वे वीकेंड पर चैनल 14 पर थे, मिले और इजराइल के इस अविश्वसनीय रिश्ते, इजराइल के समर्थन और यहूदी लोगों के समर्थन पर बात की। वे सच में अच्छे दोस्त हैं। हमारे कार्यक्रम में उनका होना शानदार है। मिले ने हमारे दोस्त चैनल 14 के लिबी अलोन के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, जो वॉशिंगटन में उनके संवाददाता हैं। मिले, आप जानते हैं, ये उनका दूसरा बार इजराइल आना है, क्योंकि उन्हें जेनेसिस फाउंडेशन पुरस्कार भी मिला था। मुझे लगता है बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा पहले। तो हम क्या देखते हैं? हम इस हफ्ते देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को उद्धरण एक जबरदस्त सहयोगी बताते हैं। इस युद्ध के शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले, लगभग 7 हफ्ते पहले, हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आए थे। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि भारत इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक हो सकता है। और अब आप देख रहे हैं कि जेवियर इस युद्ध विराम के दौरान इजराइल आ रहे हैं। ये जोखिम भरा समय है ना? हो सकता है कि ईरान के साथ दुश्मनी फिर से शुरू हो जाए, लेबनान के साथ भी हो सकता है, लेकिन जेवियर मिले कह रहे हैं, नहीं, मैं आ रहा हूं। वे इजराइल के राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने आ रहे हैं। लगता है कि वे राष्ट्रपति सम्मान पदक प्राप्त करेंगे। वे इजरायली स्वतंत्रता दिवस योम हा-आत्समाउत समारोह में मशाल जलाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, इजराइल के कुछ बेहद शक्तिशाली सहयोगी हैं, यहां तक कि वे देश भी, जो मैं कहूंगा, आत्मविनाश की स्थिति में हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश। डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य लोग इजराइल से दूर जा रहे हैं, जबकि उभरते हुए देश इजराइल के करीब आ रहे हैं। अर्जेंटीना पहले बुरी हालत में था, तो वहां कोई और रास्ता नहीं था। मिलाए के तहत वे सिर्फ ऊपर जा सकते थे। शायद ये पूरी तरह सच नहीं है, शायद वे और नीचे जा सकते थे, लेकिन मिलाय ने अर्जेंटीना को फिर से सम्मानजनक स्थिति में लाने की कोशिश की। आप जानते हैं, मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश है जो एक आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है।
और राष्ट्रपति ट्रंप, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की महाशक्ति की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल के पास कुछ शक्तिशाली सहयोगी हैं और ये देखना अच्छा है। और मुझे लगता है कि इजरायलियों को इस तरह की राजनयिक यात्रा का हक है, खासकर जब हम यौम हज़िकारोन यानी इजरायली स्मृति दिवस और इस हफ्ते आने वाले इजरायली स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। एलेक्स, अगर हम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को JNS TV स्टूडियो ला सकें तो बढ़िया होगा। मैंने कहा था कि मैं यहीं खत्म करूंगा, लेकिन बिना ये बताए कि इस हफ्ते इजराइल में योम हज़िकारोन स्मृति दिवस और उसके बाद योम हात्समाउत स्वतंत्रता दिवस है, बात अधूरी रहेगी। और ये हफ्ता बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक होता है। मैं कहूंगा कि दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता जब आप सबसे गहरे दुख से सबसे ऊंची खुशी तक पहुंचते हैं। यहां कुछ आंकड़े दिए गए हैं। दुर्भाग्यवश शुरुआती, मेरा मानना है कि ये 1940 के दशक की शुरुआत से है। 25,644 सैनिकों ने अपनी जान देकर वहां सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस संख्या में आतंकवाद के शिकार लोग भी शामिल हैं। सिर्फ पिछले एक साल में ही 170 IDF सैनिक युद्ध में मारे गए और 69 लोग आतंकवादी हमलों में मारे गए। इस हफ्ते इजराइल में माहौल बेहद भावनात्मक और पागलपन भरा रहा। मेमोरियल डे और स्वतंत्रता दिवस पर यहां मौजूद न रहे लोगों को यह समझाना मुश्किल है। हाँ, सबसे पहले तो पिछले 2-2.5 सालों से, खासकर 7 अक्टूबर के बाद से, ये एक पागलपन भरा रोलर कोस्टर रहा है। ये बहुत सारी संघर्ष और चिंता से भरा हुआ है। तो क्योंकि ये एक जनता की सेना है, ये एक नागरिक सेना है जहां लोगों को रिजर्व में बुलाया जाता है, जहां आपके बेटे, पति, भाई और बहनें सेना में सेवा करते हैं। अपने प्रियजन को लड़ाई में भेजना सबके लिए चिंता का कारण होता है और लोग इससे जूझते हैं। और हमने देखा कि पिछले साल 170 लोग मारे गए, कई और घायल हुए, और कभी-कभी ये गंभीर चोटें होती हैं, भले ही उन्हें मध्यम कहा जाए। एक मध्यम चोट भी बहुत गंभीर होती है, कभी-कभी तो जीवन बदल देने वाली चोट होती है। सैकड़ों अगर हजारों नहीं अंग विच्छेद झेल चुके लोग हैं, और अन्य लोग हैं जिन्होंने इस युद्ध को लड़ने के परिणाम स्वरूप कष्ट झेला है। और यहाँ इजराइल में हमारे पास स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस का ये बहुत अनोखा क्रम है। एक के तुरंत बाद दूसरा आता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अलग है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कई साल पहले JNS में लिखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे लगता है कि ज्यादातर अमेरिकियों को व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पता जो सक्रिय युद्ध में तैनात हुआ हो, और अगर वे किसी को जानते भी हैं तो वे बहुत कम लोगों को जानते हैं जो सक्रिय युद्ध में तैनात हुए हैं। जाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर ज्यादातर लोग सक्रिय युद्ध में शामिल नहीं हैं। उनके अपने प्रियजन सक्रिय युद्ध में नहीं हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे पर जाहिर है युद्ध के दिग्गजों की परेड होती है और इसी तरह की चीजें होती हैं, और शहरों में समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ज्यादातर अमेरिकियों के लिए जो इन समारोहों में भाग नहीं लेते, मेमोरियल डे क्या है? मेमोरियल डे है एक शॉपिंग डे जिसमें बड़ी सेल्स और 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ जैसे ऑफर मिलते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब बेसबॉल खेला जाता है। इंडियानापोलिस 500 मेमोरियल डे वीकेंड है ना, तो ये 3 दिन का वीकेंड है। ये न्यू जर्सी में पहली बार है जब लोग जर्सी शोर पर बीच पर जा रहे हैं। मेरा मतलब है ये 3 दिन का वीकेंड है। और यहाँ इजराइल में हम मानते हैं कि हमारी आज़ादी हमारे प्रियजनों और हमारे सैनिकों के खून से खरीदी गई है, और इस देश में हर कोई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस देश में रहता हो और जो, जब हम बात कर रहे हैं, सक्रिय युद्ध में लड़ रहे कई लोगों को न जानता हो। ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई ऐसा व्यक्ति न जानता हो जो सक्रिय युद्ध में मारा गया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की मौत से प्रभावित न हुआ हो जो सक्रिय युद्ध में मारा गया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति या कई लोग न जानता हो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए या घायल हुए हों। ठीक है, तो स्मृति दिवस एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील दिन है जो तुरंत ही इस स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि ये मौतें व्यर्थ नहीं गईं, साथ ही ये बलिदान इजरायली संप्रभुता खरीदने के लिए दिए गए थे। और दुर्भाग्यवश हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए अब भी सैनिकों की जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे सीमाओं के पार और यहाँ तक कि हमारी सीमाओं के अंदर भी, हमारे चारों ओर और हमारी सीमाओं के भीतर भी हमारे ये दुश्मन अब भी मौजूद है।
और मुझे लगता है कि सभी इजरायली उस दिन की उम्मीद कर रहे हैं जब हम कह सकें कि 1 साल से अगले साल तक सक्रिय युद्ध में कोई भी सैनिक नहीं मरा। यही सच में हमारी उम्मीद है। लेकिन हम इस गंभीर दिन से निकलकर इस अनोखे उत्सव में जाते हैं जो मैं कहूंगा कि इजराइल में 4 जुलाई से भी कहीं ज्यादा मायने रखता है, यानी ये स्वतंत्रता दिवस। आप देखेंगे कि पूरे देश में इजरायली लोग बारबेक्यू और जश्न मना रहे हैं। उम्मीद है कि लंबे समय बाद पहली बार जब चारों ओर युद्ध विराम है और वे गोलाबारी के साए में नहीं हैं। उम्मीद है ये शांति लंबे समय तक रहेगी। आज मैं आपको अर्थपूर्ण स्मृति दिवस, योम हज़िकारोन और खुशहाल इजराइल स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यरूशलेम मिनट यही समाप्त होता है। जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज के संवाददाता एलेक्स ट्रेमन के साथ यरूशलेम में जेएनएसएस टीवी पर। मैं पर्दे के पीछे काम करने वालों और बोर्ड चला रहे आर्नल्ड रोगालेंचर को धन्यवाद देता हूं। यूरी स्फोरेत्स्की, स्टेशन मैनेजर प्रोड्यूसर जैक सिकरमैन, रायन लिसिट्स, बार्बरा कामनोव। हम अगले हफ्ते जेएनएस टीवी पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेएनएस टीवी की बेहतरीन सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स दें। इजराइल, मध्य पूर्व व यहूदी जगत की खबरों के लिए jns.org देखें। आप सबका हफ्ता शानदार गुजरे। अगले हफ्ते मिलेंगे।